इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और लेकर आए हैं हम आपके लिए सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल के रण में आज का दिन क्यों होने वाला है खास। भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती को पीएम मोदी कैसे बनाएंगे प्रगाढ़, और एनआईए के रडार पर क्यों आए हैं मुंबई पुलिस के ऑफिसर। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। खबर कोलकाता से है, जहां बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग में अब तक 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हुए इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पीएम ने कहा है कि उनकी संवेदना पीड़ितों के साथ है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। शाम 6:10 का समय था। अचानक बहुमंजिला इमारत की 13वीं मंजिल से शोले भड़कने लगे। चंद मिनट ही बीते थे कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बिल्डिंग से निकल रही लाल लाल लपटें लोगों को खौफजदा करने लगी। तस्वीरें कोलकाता के ट्रेन रूट की हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न रेलवेज का ऑफिस है। गनीमत की बात यह थी कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त इमारत से ज्यादातर कर्मचारी जा चुके थे, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि ये मंजर देखकर आसपास हड़कंप मच गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। कोलकाता की बहुमंजिली इमारत में आग बढ़ी थी। चुनावों का मौसम है, इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देर नहीं की। पहले बंगाल के फायर और इमरजेंसी सर्विस मिनिस्टर सुजीत बासु को मौके पर भेजा गया। बाद में खुद दीदी मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव के कामों का जायजा लिया। इसी दौरान सियासत भी हुई, क्योंकि बिल्डिंग में रेलवे का ऑफिस है। रेलवे केंद्र के तहत आता है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो हादसे पर राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन ये भी कहा कि आग लगने की जिम्मेदारी रेलवे की है। रेलेर जाएगा, তাদের উপরে একটা দায়িত্ব বর্তায়। এমনকি আমাদের দমকল ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা ম্যাপ চাওয়া হয়েছিল, কারণ কোন বিল্ডিংটা কোনখান দিয়ে কিভাবে ঢুকছে। ममता ने आरोप लगाया तो रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर के जरिए जवाब दिया। पीयूष गोयल ने लिखा, आगजनी की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान रेलवे ने राज्य सरकार को हर संभव मदद दी। आग के कारणों का पता लगाने के लिए रेलवे के 4 सीनियर अफसरों की हाई लेवल इंक्वायरी टीम बनाई गई है। बहरहाल राज्य सरकार ने मृतकों के घर वालों को 10 लाख और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर घोषणा कर दिया है, उसको परिवार को चीफ मिनिस्टर बोला है 10 लाख रुपया करके देगा और एक नौकरी, सरकारी नौकरी। सर, क्या कारण अभी तक पता नहीं है। ममता बनर्जी इस बार भवानीपुर की जगह नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं और इसके लिए कल वो अपना पर्चा दाखिल करेंगी। लेकिन ममता बनर्जी पर्चा दाखिल करने से एक दिन पहले ही आज नंदीग्राम का रुख कर रही हैं। ममता बनर्जी आज दिन में अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगी। उसके बाद शाम को नंदीग्राम के लिए रवाना हो जाएंगी। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ममता बनर्जी पहली बार नंदीग्राम के दौरे पर जा रही हैं। फिलहाल पूरे बंगाल के राजनीति का केंद्र नंदीग्राम ही बन गया है, क्योंकि यहाँ से ममता के पुराने सिपहसालार शुवेंदु अधिकारी उन्हें चुनौती दे रहे हैं। इसलिए ममता ने भी पूरा जोर नंदीग्राम पर लगा दिया है। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি যাদবপুর থেকে জীবন শুরু করেছিলাম, যাদবপুরেও আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम में एक रैली को संबोधित करेंगी, जिसके बाद 10 मार्च को अपना पर्चा दाखिल करेंगी। पर्चा दाखिल करने से पहले ममता नंदीग्राम में बड़ा रोड शो करने की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी 12 मार्च को नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करेंगे। लेफ्ट पार्टियां भी नंदीग्राम में बड़े चेहरे को उतारने की तैयारी में हैं। এবং রাসবিহারী আমরা সেক্ষেত্রে দেবাশিস কুমারকে একজন নতুনকে নিয়ে আসছি। যেমন আমি আপনাদের বলি দু একটা অতীন ঘোষ দাঁড়াচ্ছে। মালা শাহ শরীরটা একটু ভালো নয়,
তাই মালা শাহর ওখানে অতীন ঘোষ বেলগাছিয়া ওখানে দাঁড়াচ্ছে। बीजेपी इस बार ममता बनर्जी को घेरने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। खबर है कि मिथुन चक्रवर्ती 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी के पर्चा दाखिल करने के साथ साथ नंदीग्राम से प्रचार अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं नंदीग्राम में रैलियां कर रहे शुभेंदु का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, उनका पार्टी का ऑफिशियल लिस्ट में, उसका कंपनी का ऑफिशियल लिस्ट में नाम भी है, कोई दिक्कत नहीं, हारने वाला। ये ममता बनर्जी ने भवानीपुर से भागा, नंदीग्राम में आया, इधर वो आउटसाइडर है, इधर सन ऑफ द सॉइल ऑफ मिदनापुर जीतेंगे, बाहर का आदमी नहीं जीतेंगे। ममता बनर्जी कह रही है इमोशनल कनेक्ट है उनका नंदीग्राम से। अच्छा, 5 साल अंतर वोट जब चुनाव होता है आता है, 5 साल नंदीग्राम का नाम उसका दिमाग से निकल जाता है। नंदीग्राम लोग जानता है, फिरका परस्ती नहीं चलेगा। शुभेंदु अपनी हर रैली में ममता बनर्जी को बाहरी बता रहे हैं, साथ ही उन्हें भवानीपुर का भगोड़ा करार देने में भी पीछे नहीं हट रहे। पश्चिम बंगाल चुनावों में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह 13 मार्च से बंगाल दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे जो राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए थे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा हावी है, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। अब बीजेपी राज्य में राजनीतिक हिंसा को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, जिसकी कमान अमित शाह के हाथों में है। गृह मंत्री 13 मार्च से पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल जाने वाले हैं। इस दौरान वो उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलेंगे जिनको रक्त रंजित राजनीति की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। बंगाल में राजनीतिक हिंसा में 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है। इनमें से 86 कार्यकर्ताओं के घरों में अमित शाह जाएंगे, जबकि जेपी नड्डा 43 घरों में जाएंगे और मृतक कार्यकर्ताओं के घर वालों से मिलेंगे। जबकि 130 में से एक कार्यकर्ता ऐसा था जिसका कोई परिवार नहीं था। अमित शाह पहले भी राजनीतिक हिंसा के शिकार लोगों के घर जाते रहे हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो तृणमूल कांग्रेस के गुंडे जेल में होंगे। बीजेपी ने ममता बनर्जी को फिर तगड़ा झटका दिया है। टीएमसी के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये वो विधायक थे जिन्हें ममता बनर्जी ने टिकट नहीं दिया था। दिसंबर के बाद दूसरा सबसे बड़ा दलबदल इन्हीं 5 टीएमसी विधायकों का था। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय की मौजूदगी में 5 टीएमसी विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा। जिन विधायकों ने ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय बोला, उनमें सोनाली गुहा, दीपेंदु बिस्वास, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जाटू लाहिड़ी और शीतल कुमार सरदार शामिल हैं। सोनाली गुहा का पार्टी छोड़ना ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो लगातार 4 चुनाव जीत चुकी हैं। सिंगूर आंदोलन के दौरान सोनाली गुहा ममता बनर्जी के कदमों से कदम मिलाकर चली थी। सरला मुर्मू ने भी तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। ममता बनर्जी ने सरला मुर्मू को मालदा जिले की हबीबपुर सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जैसे ही ममता को लगा कि सरला मुर्मू पार्टी छोड़ सकती हैं, तो उन्होंने सरला मुर्मू की जगह प्रदीप बास्के को उम्मीदवार बना लिया। सरला मुर्मू, सोनाली तनुश्री और सोनाली गुहा, एरकम 3 जन, ऐसे 3 लोगों को हमने पहले ज्वाइन कराया महिला दिवस में। महिला सशक्तिकरण की तरफ बंगाल बढ़ रही है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को आज और मजबूती मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोनों देशों के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ साथ पीएम मोदी त्रिपुरा के लिए कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पुल को दोनों देशों के बीच बढ़ते दोस्ताना रिश्तों का प्रतीक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पुल का उद्घाटन करेंगे। इस पुल के बनने से भारत और बांग्लादेश के बीच आने जाने वालों को आसानी होगी और उनका वक्त और पैसा दोनों बचेगा। इस पुल को दोनों देशों के रिश्तों में मील का पत्थर माना जा रहा है। फेनी नदी पर बना पुल 1.9 किलोमीटर लंबा है। पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। इस पुल से त्रिपुरा से चिटगांव जाना आसान हो जाएगा। 133 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल को राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने तैयार किया है। मैत्री सेतु का काम साल 2017 में शुरू हुआ था। इसके साथ साथ पीएम मोदी त्रिपुरा के लिए भी परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। अगली खबर बिहार से, जहां विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार गुस्से से लाल हो गए और अपनी पूरी भड़ास आरजेडी के एमएलसी पर निकाल दी।
करते थे, सब गड़बड़ करते थे, एकदम बंदा का कीड़ा गड़बड़। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विधान परिषद में गुस्से से लाल हो गए और आरजेडी एमएलसी पर अपना गुस्सा उतार दिया। दरअसल विधान परिषद के अंदर सवाल का जवाब ग्रामीण कार्य मंत्री दे रहे थे। उस समय आरजेडी एमएलसी सुबोध राय के खड़े होने पर नीतीश ने पहले तो उन्हें बैठने को कहा और ऐसा नहीं करने पर तमतमा गए। इसे बैठिए, आप लोग अधिक प्राप्ति करते थे, सब गड़बड़ करते थे, एकदम बंदा का कीड़ा गड़बड़, कोई कहीं नहीं देता, कुछ नहीं जानते। ये आदमी को हमने स्वीकार नहीं किया है, ये भी इधर से उधर में चक्कर में थे। कनमा सुनो ना, मुंह में आवाज चलाओगे तो कुछ नहीं जानोगे। आरजेडी के एमएलसी मोहम्मद फारूक ने सड़क की खराब हालत पर सवाल किया था। इसका जवाब ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज दे रहे थे। जवाब सुनने के बाद मोहम्मद फारूक एक और सवाल करने के लिए खड़े हुए। तभी राजद एमएलसी सुबोध राय भी बिना अपनी बारी आए अपना सवाल करने खड़े हो गए। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने के मामले में जांच अब एनआईए करेगी। हालांकि मनसुख हिरेन की मौत की जांच मुंबई एटीएस के पास ही रहेगी। और इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार खुश नहीं है और उसने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सचिन वाजे मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के वो अफसर हैं जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे और बाद में उन्हें आईओ नियुक्त कर दिया गया, लेकिन 4 दिन पहले उन्हें जांच से हटा दिया। एनआईए को गृह मंत्रालय से आदेश मिल गया है कि वो गामदेवी पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर की जांच शुरू करे। एनआईए इस मामले में सचिन वाजे का बयान ले सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को दी थी, लेकिन मनसुख हिरेन की मौत के बाद जांच महाराष्ट्र एटीएस को दे दी गई और अब गृह मंत्रालय ने जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंप दी है। एनआईए जांच करेगी कि अंबानी के घर के बाहर गाड़ी किसने खड़ी की, गाड़ी का ड्राइवर कौन था, इनोवा गाड़ी कौन चला रहा था। दूसरी ओर मनसुख हिरेन की मौत पहले मुंबई पुलिस और अब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। एटीएस की 12 टीमें एक्शन में हैं, लेकिन नतीजा अब तक 0 है। मनसुख केस में एटीएस हर एंगल से जांच कर रही है। मनसुख का मोबाइल कहां गया? एटीएस की पहली प्राथमिकता मनसुख का मोबाइल खोजना है ताकि फोन में मौजूद जानकारी हासिल की जा सके। कांदिवली क्राइम ब्रांच का तावड़े नाम का अधिकारी कौन है जिसने मनसुख को 5 मार्च को आखिरी बार बुलाया था? मनसुख हिरेन के संपर्क में आए आखिरी 50 लोग कौन कौन हैं? मनसुख ने 17 फरवरी को स्कॉर्पियो क्यों और किस हालत में छोड़ी? ठाणे के घर से घोड़बंदर क्रीक और क्लब क्रीक तक सीसीटीवी फुटेज में क्या है? अगर मनसुख हिरेन की हत्या हुई है तो उसके पीछे क्या किसी आतंकी संगठन का हाथ है? यूपी उत्तराखंड की तरह मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद पर बना कानून पास कर दिया गया है और इसी के साथ आगे जो सजा का प्रावधान है उस पर भी बात हुई और 10 साल की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। एमपी में लव जिहाद पर बना कानून पास हो गया है। लव जिहाद को रोकने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान वाला धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 कल एमपी की विधानसभा से पास हो गया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 1 मार्च को इस विधेयक को सदन में पेश किया था और कल चर्चा के बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। ये कानून उनके लिए आया है जो लव की आड़ में जिहाद करते थे। ये आलिम उसके लिए आया है जो हसरत सूरज बन के धोखा देता था, जाति छुपाकर, धर्म छुपाकर, भाषा छुपाकर जो लोग इस तरह का काम करते थे। इस कानून के मुताबिक अब जबरन डरा धमका कर, लालच देकर, बहला फुसलाकर, धर्म परिवर्तन कर विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति, संस्था या स्वयंसेवी संस्था के खिलाफ शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। राजधानी दिल्ली में बीती रात मामूली बात को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया और इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। घटना सोमवार रात करीब 11:30 बजे की है। राजौरी गार्डन थाना क्षेत्र के रघुबीर नगर में पड़ोस की महिला के घर में पारिवारिक झगड़ा हो रहा था। इस झगड़े में हो रहे गाली गलौज का एक युवक मुकेश ने विरोध किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और महिला ने दूसरे मोहल्ले से 12 से 20 लोगों को बुलाया।
सभी लाठी डंडों से लैस पहुंचे और मुकेश के पूरे परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में मुकेश के भाई 35 वर्षीय रुपेश की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। जिस वक्त लाठियां चल रही थी उस वक्त वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। अब इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इंडिया टीवी पर क्या है खास। सुबह 10 बजे सुपर 50, सुबह की 50 हेडलाइंस। सुबह 10:05 पर ममता का नंदीग्राम कूच, किसका बूथ मजबूत। और 10:30 बजे अद्भुत अलौकिक कुंभ के दिव्य दर्शन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।